नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश चुफाल एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आप सभी से निवेदन करता हूं कि हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और जैसा कि मैं हर बार कहता हूं, हमारे हर ब्लॉग में हमारी कोशिश रहती है कि हमारे समाज में किसी न किसी रूप में सेवा का कार्य दे रहे ऐसे लोग जो कि हम सबको किसी न किसी रूप में प्रेरणा दे रहे हैं, हमको जीवन में सकारात्मक एक सोच के साथ आगे बढ़ने की एक तरह से हौसला अफजाई कर रहे हैं। ऐसे लोगों को मैं कोशिश करता हूं कि अपने ब्लॉग के माध्यम से आप सभी के बीच लाऊं। तो आज हमारे बीच डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर अजीत तिवारी जी, जो कि वर्तमान में जनपद अल्मोड़ा में जिला आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी हैं। एक संक्षिप्त परिचय डॉक्टर साहब का मैं कराना चाहूँगा। सामाजिक रूप से बेहद सक्रिय डॉक्टर साहब, मूल रूप से उत्तर प्रदेश, और एक बहुत खूबसूरत संयोग है कि भगवान राम की भूमि से आप आते हैं। और अल्मोड़ा में बहुत सारे ऐसे सामाजिक कार्य आपके सकारात्मक सोच के कारण हो पा रहे हैं। और इसी कारण आपसे मेरा परिचय भी हुआ और मुझे लगा कि इस प्रकार के खूबसूरत कार्यों को देश दुनिया तक, हमारे समाज को एक संदेश के रूप में बिखेरना चाहिए, देना चाहिए। डॉक्टर साहब वर्तमान में आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी के रूप में तो बेहतर कार्य कर ही रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे सामाजिक कार्यों में आपका बहुत खूबसूरत योगदान है। अल्मोड़ा में बहुत सारी अनाथ बालिकाओं को लेकर आप कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा नशा मुक्ति केंद्र हवालबाग में एक स्थापित किया गया है। पूर्व जिलाधिकारी नितिन भदौरिया जी के साथ आपने बहुत सराहनीय एक प्रयास किया और बहुत सारे बच्चे वहाँ पर नशे से, जो कि भटकाव की स्थिति में थे, वे अब अपना सामान्य जीवन जी रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे दिव्यांग बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का कार्य आप कर रहे हैं। इसके अलावा रोटी बैंक के माध्यम से कोविड के बुरे दौर में आप सभी ने सामूहिक रूप से सबको एक साथ लेकर बहुत खूबसूरत कार्य किया। तो स्वागत करते हैं डॉक्टर साहब का। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि आप डॉक्टर के साथ साथ, चूँकि डॉक्टर की जो पदवी है वो अपने आप में ही एक देवदूत के रूप में हम हमारे डॉक्टर्स को मानते हैं। और कोरोना के दौर में ये सारी बातें चरित्रार्थ भी हुई हैं। कहीं ना कहीं हमारे जो डॉक्टर्स थे उनका एक ईश्वरीय रूप हमने कोविड के दौरान देखा। और डॉक्टर में भी विशेष रूप से हमारा जो आयुर्वेद है, जिसके प्रति हमारा जो नई पीढ़ी है, हमारा जो समाज है, तो बहुत सारे लोगों को आयुर्वेद के बारे में बहुत अच्छी जानकारी नहीं है। और ये थोड़ा सा संयोग कहें, दुर्भाग्य कहें कि हमारे चाहे मीडिया है, हमारे चाहे सामाजिक लोग हैं, हमारी जो प्राचीन मान्यताएं हैं, पद्धतियां हैं, आयुर्वेद से जुड़े जो हमारे मतलब भारत और भारतीयता की पहचान रहे हैं, ऐसे विषयों को धीरे धीरे हम भूलते जा रहे हैं। तो इस ब्लॉग का एक विशेष मकसद ये भी रहेगा कि सबसे पहले हम आयुर्वेद पर बात करें, क्योंकि कोविड महामारी के दौरान चाहे वो काढ़ा पीने की बात हो, चाहे वो नमस्ते की पद्धति हो, भारतीय आयुर्वेद और भारतीय संस्कृति का एक अनूठा उदाहरण कोविड के दौरान हमारे देश ने प्रस्तुत किया है। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले आयुर्वेदिक चिकित्साधिकारी के रूप में आयुर्वेद को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद चुफाल जी, आपने हमें अपने ब्लॉग में आमंत्रित किया। आयुर्वेद योग और आयुर्वेद दोनों एक समेकित है। और आयु का वेद है आयुर्वेद। हितकर आयु, अहितकर आयु, सुखकर आयु और दुखकर आयु, 4 प्रकार की आयु होती है। क्या हितकर है और क्या सुखकर है, इसको हम धारण करें, और क्या अहितकर और क्या दुखकर है उसको हम त्याग दें। जिस दिन हम इस चीज़ को जान जाएंगे, उस दिन हमें रोग से हम मुक्त हो जाएंगे। आज के कोविड के काल में आपने देखा होगा कि हमारे जो सद्वृत्त और स्वस्थवृत्त के जितने श्लोक हैं आयुर्वेद के, वो सारी की सारी चीज़ें पालन लोगों ने खुद किया। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, जैसे आपने कहा नमस्ते करने का पालन। हमारे आयुर्वेद कहता है कि बार बार आप अपनी इंद्रियों को न छुएं, अपने नासा को, मुख को, मलद्वार को न छुएं। आज वही आप स्थिति देखेंगे कि इस महामारी में लोगों ने अपनी इंद्रियों को बचाया, मास्क पहना। सबसे महत्वपूर्ण क्या है आयुर्वेद में कि जितना भी हम अपना आहार विहार ठीक करेंगे,
अपना आहार विहार मतलब किस ऋतु में क्या खाना है, किस ऋतु में क्या नहीं खाना है, किस आयु में आप क्या खा रहे हैं, आपके शरीर में किस महाभूत की दिखता है, तो आपको क्या आहार लेना है, कैसा विहार करना है। तो आप देखेंगे कि हम विकृति से दूर होते चले जाएंगे। जैसे मैं एग्जांपल दूं, अभी ये जो सीजन चल रहा है, डेंगू का सीजन चल रहा है, दिल्ली से लेके जो प्लेन क्षेत्र है पूरा डेंगू से फैला हुआ है। जिन्होंने जुलाई के महीने में वर्षा ऋतु में अम्ल का सेवन ज़्यादा किया तो उनके ब्लड का पीएच डिस्टर्ब हो गया, तो उनको डेंगू बहुत जल्दी कवर कर रहा है, बहुत जल्दी वो डेंगू के अटैक में आ रहे हैं। लेकिन वही मच्छर बहुत लोग काट रहा है, सबको डेंगू नहीं हो रहा है। जिनका ब्लड का पीएच नॉर्मल है उनको डेंगू नहीं हो रहा है। तो ये जो ऋतुचर्या है, किस सीजन में क्या खाना है, कैसे रहना है, कैसे करना है, यही आयुर्वेद है। आयुर्वेद एक जीवन जीने की पद्धति है, जीवन जीने की कला है, और चिकित्सा इसमें बहुत बहुत छोटा पार्ट है। जब हम जीवन जीने की कला ही ठीक रखेंगे तो हम बीमार पड़ेंगे ही नहीं। और हम जो जीवे सरसम सरदम सतम की बात आती है कि 100 साल जीना, तो 100 साल स्वस्थ होकर जिएंगे और प्रसन्न होकर जिएंगे। डॉक्टर साहब, एक डॉक्टर के अलावा अल्मोड़ा में आपकी एक विशिष्ट पहचान है एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में। बहुत सारे अनाथ बेटियां हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संकल्प पूरे देश में देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर हम सब ने लिया, लेकिन व्यवहारिक रूप से बहुत कम लोग इसका अनुपालन करते हैं, और कई बार ये चिंता भी की जाती है कहीं नारों तक, स्लोगन तक हमारा ये अभियान सिमट कर ना रह जाए। हालांकि हमारे पहाड़ों में दहेज प्रथा और इस तरह की प्रथाओं से थोड़ा सा हम मुक्त हैं अभी। कुछ अपवाद अगर छोड़ दें तो यहाँ पर अच्छा कल्चर है, बेटियों के प्रति सम्मान का भाव। उसके बावजूद भी भ्रूण हत्या और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, या फिर लड़का लड़की में एजुकेशन में भी कई बार गाए बगाए हम लोग देखते सुनते हैं कि कहीं डिस्क्रिमिनेशन का शिकार बेटियां होती हैं। एक बहुत अच्छी सोच के साथ अल्मोड़ा में अनाथ लड़कियों की एजुकेशन को लेकर आप लोग बहुत खूबसूरत कार्य कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि हमारे साथ जो भी इस ब्लॉग के माध्यम से जुड़े हैं उन तक ये संदेश जरूर जाना चाहिए। हो सकता है 100 में से एक व्यक्ति कोई ऐसा निकल जाए जो किसी अन्य क्षेत्र में भी इस प्रकार के अभिनव प्रयोग करे। तो सर, किस तरह से आप लोग इसे संचालित कर रहे हैं? 2015 के लास्ट महीने की बात है कि उस समय जिलाधिकारी हमारे श्री सबिन बंसल जी अल्मोड़ा में थे। हम लोग बाल किशोरी संरक्षण गृह अल्मोड़ा में गए, नारी निकेतन देखा और उनकी दुर्दशा बच्चों की देखी। बच्चे जो बिल्कुल समाज से कटे हुए थे, और अनाथ बच्चों को देख के बड़ा हृदय द्रवित हुआ। और वहीं एक संकल्प मन में उठा कि इन बच्चों को आगे पढ़ाना चाहिए, इन बच्चों को आगे निकालना चाहिए, इनके अस्तित्व के, व्यक्तित्व के, कृतित्व का निर्माण करना चाहिए, कोई ना कोई आगे आए। कि मैंने बंसल सर से बात की इस विषय में, तो बंसल सर ने कहा, डीएम साहब ने, कि डॉक्टर साहब ये बच्चे हैं, लड़कियां हैं, कल कोई भी अनहोनी होनी हो सकती है, आप पे ब्लेम लग सकता है, क्योंकि जिस समाज की रीति यही होती है, तो आप थोड़ा आप कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। मैंने कहा सर मैं पूरा कोशिश करूँगा, ईश्वर साथ देगा। क्योंकि मैं पहले 10 साल तक मैं शांति कुंज हरिद्वार में भी समयदान कर चुका हूँ, तो मुझे शांति कुंज और उसके देव संस्कृत विश्वविद्यालय के बारे में अच्छे से पता है। मैं वहाँ पे लेक्चरर के रूप में भी काम कर चुका हूँ। तो हम लोग पहले 2016 में वहाँ से 3 बच्चियों को, संगीता, उर्मिला और निर्मला, 3 बच्चियों को हम जब यहाँ से लेके पायलट प्रोजेक्ट रूप में लेके गए, तो शुरू में बड़े सुखद अनुभव नहीं रहे, क्योंकि पहला अनुभव था, बच्चों को समाज में कैसे रहना उठना वो भी नहीं पता था, फॉर्म तक नहीं भर पा रही थी, और बहुत ही कठिन स्थिति हुई कि बहुत मुश्किल से उनका एडमिशन कराया गया, लेकिन वो फेल हो गए बच्चे पहले ही साल ही वहाँ पे। और मन टूटा, क्योंकि हम लोग के लाखों रुपए भी चले गए, उनको मेंटेन किया। बाद में जब बच्चे फेल हुए, बहुत बच्चियाँ रोने लगी। उसमें से 2 बच्चियाँ जो उर्मिला और निर्मला थी, दोनों वापस लौट के अल्मोड़ा चली आई। उन्होंने कहा कि हमें नहीं पढ़ना, हम यहीं कहीं पीआरडी की नौकरी करेंगे, कहीं किसी घर में काम कर लेंगे, लेकिन हम पढ़ नहीं सकते। हम लोगों ने फिर समझाया, फिर मैं अपनी कार में लेकर उनको दोबारा मैं हरिद्वार उनको लेके गया, दोबारा एडमिशन कराया। फिर वो लड़कियां फेल हो गई, क्योंकि वो इंग्लिश में नहीं लिखने पढ़ने आती थी। 2 साल के बाद मित्रों मैं आपको बताऊं, आश्चर्य हुआ कि उसमें से तीनों ही हायर एजुकेशन प्राप्त की। आज उर्मिला ने बीएड कर रखा है और अब उसके बाद एमएड कर रही है। हमारे लिए बड़ी अनुभूति होती है कि जब वो बच्ची निकाह, जब मैं उनको देखता हूँ, आज वो हंसती है कि मैं कैसे बस में बैठ के चली आई थी, मुझसे नहीं होगा, मैं झाड़ू पोछा कर लूँगी अल्मोड़ा में। और सेकंड जो बच्ची निर्मला है, उसने भी बैचलर रूरल स्टडी में वहाँ पे पीजी कर लिया है और ग्राम प्रबंधन पे अच्छा काम करने के लिए अग्रसर है।
संगीता की हमने शादी भी कर दी, वो उसके विवाह हो गया, वो अपना रोजगार में लगी हुई है। उसके बाद जो दूसरा बैच हम लोग लेके निकले यहाँ से, 5 बच्चों, एक बैच 5-6 बच्चे यहाँ से गए। उसमें भी शुरू में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा, लेकिन आज इतना अच्छा लगता है इन बच्चों को देख के, जिनके माँ बाप नहीं है, जिनके परिवार में कोई नहीं है, जो हमें पापा कहती है, हमारी श्रीमती जी को मम्मी कहती है। और उसमें बंसल जी का आज भी इतना अहम रोल है हमारे जबिन बंसल जी का। फीस की व्यवस्था वो करते हैं, लगभग 20 लाख रुपए लग जाते हैं इनके साल भर में फीस का। खुशी की बात ये हुई कि एक लड़की रजनी गोस्वामी, जो मूलतः बागेश्वर रहने वाली रही, पूरा बचपन से अनाथालय में रही यहाँ पे, उसने वहाँ पे एनिमेशन कोर्स किया विजुअल इफेक्ट में। आज बॉम्बे में वो इस्टेब्लिश हो चुकी है और अभी छत्रसाल और द एम्पायर में उसने अच्छा एनिमेशन में काम किया है। एक लड़की सुनीता भी एनिमेशन में गई है, वो भी अच्छा काम कर रही है। हमारी 2 बच्चियां ने पर्यटन में ग्रेजुएशन किया है। तो धीरे धीरे एक पड़ाव है जो हम लोगों ने चालू किया था। शुरू में काफ़ी कठिनाई आई, लेकिन आज उन बच्चियों को देख के अच्छा लगता है कि ये बच्चियां आगे जब बढ़ रही हैं। और सबसे अच्छी बात ये लगी कि इन बच्चियों का एक संकल्प है कि आपने जो किया आप किया, अब हम आने वाले अनाथ बच्चियों को पढ़ाएंगे। बहुत बढ़िया। तो हमारे लिए बहुत बड़ी संतुष्टि की बात है कि इन बच्चियों के अंदर ये फीलिंग आई है कि हमें कुछ करना है। तो एक कारवां है जो आदरणीय हमारे उसमें जिलाधिकारी सबिन बंसल जी के साथ ये कारवां चल रहा है और ये आगे चलता रहेगा। तो सब कुछ दिव्यांग बच्चों को, मेरी जानकारी में लोगों के माध्यम से आया कि कुछ दिव्यांग बच्चों के एजुकेशन को लेकर भी आप लोग एक बहुत खूबसूरत प्रयास यहाँ पर कर रहे हैं। तो किस तरह से संचालित इन सारी चीज़ों को आप कर रहे हैं? दिव्यांग बच्चों के अंदर भी विवेक का काफ़ी मैंने देखा है कि इनकी धीरे स्मृति, टोटल मेमोरी बड़ी अच्छी होती है। हमारे यहाँ एक डोबा गांव है जहाँ 3 बच्चे एक ही परिवार के हैं, सौरभ तिवारी, नीरज तिवारी, कंचन तिवारी। तीनों बच्चों को वेजिटेटिया नाम की एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर बीमारी हुई है। और सबिन बंसल सर जब वो डीएम थे तो हम लोग उनको वहाँ पे गए, उनसे मिले, उन बच्चों को देखा, उनकी हम लोगों ने पूरी पढ़ाई की व्यवस्था बनाई। और बहुत मुश्किल से, क्योंकि बिल्कुल भी चल नहीं पाते तीनों बच्चे, और सौरभ तिवारी की स्थिति बहुत ख़राब थी, सबसे बड़ा बच्चा था। फिर हम लोग की पूरी टीम, जिसमें शिक्षा विभाग ने काफ़ी मदद की है, यहाँ पे जो वहाँ के मुख्य शिक्षा अधिकारी हमारे रहे, हमारे तमाम जो शिक्षक रहे, उनका भी मदद रहा। और उसके बाद चाहे हमारे सबिन बंसल सर हो, चाहे ईबा मैम रहीं, चाहे नितिन भदौरिया सर रहे, बहुत अच्छा सबका सहयोग मिला। और आज आश्चर्य करेंगे कि वो जो सौरभ तिवारी बच्चा है, जो बिल्कुल घर से कभी निकलता नहीं था, उसने IITI की, आज वो 99 परसेंटाइल भी हर प्रैक्टिकल में ले आता है नंबर। इसके अलावा उसने अमेरिका से सॉफ्टवेयर में भी उसने सर्टिफिकेट ले लिया, ऑस्ट्रेलिया से भी सर्टिफिकेट ले लिया, एक बड़ी जॉब की तरफ वो जा रहा है। इसके अलावा हमारे अल्मोड़ा में तमाम और से ऐसे दिव्यांग बच्चे हैं जो बहुत ही सुपर जीनियस हैं। एक उसमें अंकिता पपनई है, प्रशांत पपनई है, और अंकिता पपनई जिसने बीटेक किया, प्रशांत ने भी बीटेक किया, पन्नगर से किया है, और उनके लिए भी हम लोग लगे हैं। और हमारे आदरणीय जिलाधिकारी भूतपूर्व नितिन भदौरिया जी और स्वाति भदौरिया चमोली के जिलाधिकारी, ये लोग उनके घर भी गए, हम लोग साथ में गए थे, और काफ़ी प्रोत्साहन दिया कि कैसे तुम IAS की तैयारी करोगे, कैसे आगे बढ़ोगे। तो एक नया है कि प्रशांत पपनोई ने IAS की तैयारी शुरू कर दी है, और निश्चित रूप से हमें एक दिव्यांग बच्चा एक IAS में निकलता हुआ दिखेगा। एक बहुत अच्छा एक फीलिंग आ रही है। और अंकिता पपनोई ने अभी द्वाराहाट इंजीनियरिंग कॉलेज को ज्वाइन किया है। तो एक अच्छी अनुभूति होती है कि अगर हम इन बच्चों को थोड़ा सा सपोर्ट करें, आगे बढ़ाएं, तो एक नए मार्ग की तरफ चलते हैं। और उनको देख करके, जैसे आज टोक्यो में पैरा ओलंपिक में हमारे दिव्यांग बच्चों ने क्या धूम मचाई है, तो इन बच्चों के अंदर में जोश भरना है कि तुम फिर सामान्य व्यक्ति हो और तुम कुछ भी कर सकते हो और तुम कर ले जाओगी। और इसी फीलिंग के साथ हम लोग चाहते हैं जितने भी दिव्यांग बच्चे ऐसे मिले, हम उनको प्रमोट करें, आगे बढ़ाएं। बिल्कुल, वो कर सकते हैं जी। सर, इसके अलावा कैदियों के स्वावलंबन को लेकर आप लोगों का प्रयास बहुत ज़बरदस्त है। जिला कारागार अपने YouTube चैनल के माध्यम से मैं निवेदन भी करूंगा, जितने भी लोग इस ब्लॉग को देख रहे हैं, कि अपने अपने क्षेत्रों में कम से कम मिलजुल कर इस प्रकार के कुछ खूबसूरत प्रयास हों। और कहीं ना कहीं यही भागवत है, यही पूजा पाठ है, और सिर्फ घंटी बजाने तक भाई हमारा धर्म नहीं सिखाता है। पूजा पाठ के साथ साथ सामाजिक दायित्वों के निर्वहन को लेकर इतनी बड़ी रामायण लिखी गई है, रिश्तों को लेकर, उसमें चाहे केवट का रोल हो, चाहे मतलब अच्छे और बुरे पात्रों के रूप में। तो
एक अच्छा संकल्प हमारे समाज के बहुत सारे लोग लेकर चल रहे हैं और समय समय पर हम अपने ब्लॉग के माध्यम से उनको आप सबके बीच लाएंगे भी। तो डॉक्टर साहब, कैदियों के साथ कैसा अनुभव रहा? आमतौर पर हमारे समाज की धारणा रहती है कि जो कैदी हैं बड़े हो सकता है खूंखार हों, क्योंकि जो भी उनका चित्रण है हमने या तो फिल्मों में देखा है और ये कहानियों में देखा है। जी जी, तो कैसा अनुभव रहा? मैंने प्रत्यक्ष देखा है अनुभव, क्योंकि मैं लगभग 6-7 साल से जिला कारागार अल्मोड़ा में जाता हूँ, स्वावलंबन में काम कर रहा हूँ और लगभग अब तक हमने लगभग 100 कैदियों को स्वावलंबी बनाया है। क्योंकि ये कभी कभी क्या होता है कि हमारे एक आवेश का भाव आता है, क्रोध में, वासना की स्थिति में हमारा मन काम नहीं करता, उस समय हमसे गलत काम हो ही जाता है। तो हो सकता है क्रोधावस्था में इन्होंने कोई गलत काम कर दिया हो। आधे कैदी तो केवल दूसरे के दोष देने से जेल में बंद हो जाते हैं। हमें वहाँ पे काफ़ी अच्छे कैदी मिले जो कि बेचारे दूसरे की गलतियों की सज़ा भुगत रहे हैं, जैसे दहेज उत्पीड़न में फंसे पड़े बेचारे, डावरी के केस से फंसे हैं। तो हम लोगों ने देखा कि इनको कुछ देना ज़रूरी है, इनको प्रैक्टिकल देना ज़रूरी है। शांति कुंज से स्वावलंबन की टीम हम लोगों ने बुलाई, उसमें बिक्स है और मूव है, लिफाफा बनाना, फाइल बनाना, सारा सिखाए हम लोग यहाँ पे। इसके अलावा इनको हम लोग जितने योग है, योग के इंस्ट्रक्टर बनाना, मर्म चिकित्सा समझाना, तो उसमें काफ़ी लोगों ने अपना काम शुरू भी किया है। एक गाजीपुर का कैदी यहीं एडमिट बंद थे 2 साल तक, उन्होंने पूरा ट्रेनिंग ली। उसके बाद कुछ जो कैदी यहाँ से छूटते हैं, हम लोग उनका भी सपोर्ट करते हैं कि आपको कोई भी स्वावलंबन चाहिए, कोई रोज़गार चाहिए, आप हमसे मिलिए। तो काफ़ी कैदियों को हम लोग शांति कुंज भेजे हैं, वहाँ पे उन्होंने स्वावलंबन किया है। गौशाला हमारा है, गौशाला स्वावलंबन है, जैसे गौमूत्र से शैम्पू बनाना, फिनाइल बनाना, गोबर के उपले बनाना, इसके अलावा च्यवनप्राश बनाना, अचार बनाना, वो सब चीज़ हम लोग सिखाते हैं कि अपना काम स्वावलंबन में लग जाओ और अपने अस्तित्व का निर्माण करो। क्योंकि स्वावलंबन एक ऐसा चीज़ है जिससे आप आगे बढ़ सकते हो। और दूसरी बात होती है कि कैदियों के साथ हम लोगों ने मिलकर एक चीज़ बहुत सीखा कि आपको उनको मन के स्तर को ऊंचा करना जरूरी है। वो हीन भावना में है कि मैं तो कैदी हूँ, समाज से कटा हुआ हूँ। हम कहते हैं आप समाज से कटे नहीं हो, आपको तो बड़ा अच्छा हुआ कि आप जेल में आ गए हो, आप अपने बारे में सोच सकते हो और कि हमें क्या काम करना है, कितना आगे बढ़ना है। तो बड़ी अच्छी बात है कि आपको मौका मिला। क्योंकि आप आश्चर्य करिए कि मुझे पता जब मैं गीता रहस्य पढ़ता हूँ बाल गंगाधर तिलक की, उन्होंने 5 साल में जेल में रख के किताब लिख डाली। गांधी जी ने सारी किताबें जेल में लिखी, नेहरू जी ने किताबें सब जेल में लिखी। तो ये क्या है कि आपको उस चीज़ को पॉजिटिव ले लेना। काफ़ी लोगों हम लोगों ने कैदियों को डायरी दी, पेन दिया कि आप कुछ लिखो। काफ़ी लोगों ने कविताएं लिखी जो बाद में पब्लिश भी हुई। तो आपको उनको मोटिवेशन करना है, उनको मोटिवेट करना है, उनके ना एटीट्यूड बदल देना है। एटीट्यूड एक ऐसा वर्ड है जिसको जोड़ेंगे इंग्लिश के अल्फ़ाबेट से तो आप वो 100 आता है। तो एक ऐसा उनके अंदर एनर्जी भर देनी है कि तुम कुछ भी कर सकते हो। वो जब कैदी निकलते हैं, हम लोगों ने एक और आश्चर्य किया कि अपनी गलती मान लो। तुम जो वकील लगा रखे हो, बार बार झूठ बोल रहे हो, तो एक्सेप्ट कर लो, हो जाए तुम्हारी सज़ा कम हो जाए। तो कई कैदियों को हम लोगों ने वहाँ पे एक्सेप्ट करवा दिया काउंसलिंग सेशन में कि आप एक्सेप्ट कर लो ना, क्यों इतना झूठ पे झूठ बोले जा रहे हो, वकील को पैसे दे रहे हो, मान जाओ कि मैंने गलती कर दी। होता जज खुश हो जाए कि भाई तुमने सही बोल दिया। तो हम लोगों ने कई लोगों से वहाँ सच बुलवा दिया वहाँ उस काउंसलिंग के दौरान ही। तो अच्छा रिजल्ट जेल में हमेशा रहा है। सर, नशा आज के ज़माने में सबसे बड़ी चुनौती है हमारे प्रशासन के लिए, हमारे सामाजिक संगठनों के लिए, और कहीं ना कहीं पहाड़ भी इसकी गिरफ्त में धीरे धीरे आ रहा है। उड़ता पंजाब करके एक फिल्म थी जिसमें हमने पंजाब की पृष्ठभूमि को देखा, लेकिन जैसा हम अखबारों में रोज़ पढ़ रहे हैं, टेलीविज़न के माध्यम से समाचारों में देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं स्मैक जैसा नशा हमारे उत्तराखंड में धीरे धीरे बढ़ रहा है। और कुछ पुलिस अधिकारियों के साथ भी मैंने इंटरव्यू किए और सबका यही कहना था कि हमको समझ में नहीं आ रहा कि समाज के बीच से ही जो लोग इस प्रकार के कार्यों को बढ़ावा दे रहे हैं और कहीं ना कहीं इससे हमारे पहाड़ तक ही अगर पहुंच रहा है तो उसमें हमारे समाज के ही लोगों की संलिप्तता है। तो सर, नशा मुक्ति को लेकर एक बहुत ज़बरदस्त कार्य आप लोग कर रहे हैं और मैं बार बार मैं फिर से कहना चाहूँगा कि ये किसी पूजा पाठ से कम नहीं, यही असली भागवत है और यही हमारा असली पूजा पाठ है। हवालबाग में अपने YouTube ब्लॉग के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि हवालबाग में एक नशा मुक्ति केंद्र पूर्व जिलाधिकारी श्रीमान नितिन भदौरिया जी और डॉक्टर साहब के प्रयासों से खुला है और किसी भी प्रकार की कोई फंडिंग कह लीजिए या सरकार का कोई उपक्रम ऐसा नहीं है जो इस प्रकार के
काम को लेकर चिंता करे। हालांकि कई बार क्या होता है कि जब कोई अभियान सफल हो जाते हैं, जब समाज के भीतर कोई सकारात्मक कार्य होता है, कोई प्रेरणा जागती है और उसकी चर्चा होती है, क्योंकि बहुत सारे अच्छे काम चर्चा में नहीं आ पाते सर, लेकिन बहुत सारी बातें जो बहुचर्चित हो जाती हैं क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, उसके बाद उसका श्रेय लेने की भी होड़ लग जाती है। फिर समाज कल्याण विभाग अपने आंकड़े प्रस्तुत करता है, शासन प्रशासन सभी लोगों का, लेकिन बहुत सारे जिलाधिकारी आते हैं, उनमें से कुछ बहुत ज़्यादा याद रह जाते हैं, उनके कार्य कुछ अलग होते हैं। तो सामान्य रूप से जो हमारी जिम्मेदारियाँ हैं उससे हटकर कुछ हम विशेष कार्य कर रहे हैं, जिसमें नशा मुक्ति को लेकर आप लोग बहुत ज़बरदस्त कार्य कर रहे हैं सर। तो सर नशा मुक्ति पर क्या क्या प्रोजेक्ट्स हम लोगों के अभी चल रहे हैं? नशा मुक्ति केंद्र की स्थापना का उद्देश्य यही था कि युवा का उल्टा वायु होता है। युवा ऐसा होना चाहिए जो वायु की गति के समान हो। इतना जिस रास्ते से निकले लगे कोई युवा निकल रहा है, उस ओजस्वीता के साथ निकले, अपने वर्चस्व के साथ निकले। आज क्या हो रहा है, बच्चे की यूफोरिया है, मतलब एक उड़ने की चाहत है, क्योंकि स्वावलंबन खत्म हो गया, स्वाध्याय खत्म हो गया, तो एक उड़ने की चाहत है। तो उनको ये मिलता है जो नशा कर रहे हैं शायद इसे कुछ देख लो उनको लगता है हम हल्के हो गए, लेकिन जब वो धीरे धीरे उसे फंसते चले जाते हैं तो आप देख, जैसे आपने कहा, चुफाल जी अभी कहा कि उड़ता पंजाब, ये उड़ता उत्तराखंड बन चुका है। ऐसा न हो कि 10 साल के बाद हमारे कुमाऊं रेजिमेंट के लिए बच्चे न मिले, क्योंकि चिंता का विषय है। चिंता का विषय इसलिए कि स्मैक का जो नशा होता है वो 10 से 15% ब्रेन को कोलैप्स कर देता है 2 साल के अंदर ही। सोचने की क्षमता, जो हमारा ब्रोका एरिया है, सब डैमेज हो जाते हैं ब्रेन की। तो जो सोचने इमोशनल है वो सारे खत्म हो जाते हैं, पीपी डायरेक्ट कर जाती है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इन बच्चों को नशे से हम बाहर करें। इसके लिए आप इनको मार पीट के नहीं सुधार सकते, क्योंकि इन बच्चों के अंदर एक खासियत होती है कि आप जो कहो उसे उल्टा करेंगे। अगर आपने कह रहा है तुम नशा मत करो, तो कहेंगे मैं तेरे सामने पीऊँगा, तू क्या कर लेगा। तो आपको इनको प्रेम से समझाना पड़ेगा कि नहीं भाई देखो, तुम्हारे लिए नहीं, ये तुम एक हमारे पूरे देश के लिए ये नुकसानदायक, तुम्हारी पीढ़ी कैसे समझेगी। तो इनको काउंसलिंग करनी पड़ती है। तो जो हम लोग ने नशा मुक्ति केंद्र की स्थापना का प्लान बनाया, उसमें योग, यज्ञ, पंचकर्म, नेचुरोपैथी, काउंसलिंग, हम अपने जितने भी हमारे ज़िले की स्तरीय के बड़े बड़े अधिकारी हैं उनको हम वहाँ लेके जाते हैं और बच्चों से काउंसलिंग कराते हैं। भाई देखो तुम ये अधिकारी कैसे अधिकारी बन गए, इन्होंने समय दिया, अपने युवावस्था में इन्होंने पढ़ाई की, मेहनत किया। तो कई हम ऐसे अधिकारियों को लेके जाते हैं जिन्होंने बहुत पहले नशा करते थे, फिर उन्होंने छोड़ा, फिर तैयारी की, पीसीएस निकाला। हमारे यहाँ पे ही इसमें जो जिला विकास अधिकारी हैं, हम उनको लेके जाते हैं, क्योंकि वो पहले खुद ही नशा मुक्ति केंद्र में कई बार रह चुके हैं। इसके बाद उन्होंने तैयारी की और आज इतने बड़े पद पे पहुँचे हुए हैं। हमें इनके सामने एक ऐसा आइकॉन प्रस्तुत करना है, एक ऐसा मेजर प्रस्तुत करना है जिसको ये अपना हीरो बना सकें। हीरो हम किसको बनाते हैं, जो खुद नशा करते हैं, चाहे वो क्रिकेटर्स हों, चाहे एक्टर्स हों, तो वो उसकी तरह स्टाइल करते हैं। आज का समय है कि हम इन बच्चों को ऐसे हीरो आइकॉनिक से मिलाएं जो रियल फाइटर हैं। जैसे हमारे आर्मी के जवान हैं, हमारे सामाजिक जो कार्यकर्ता हुए, समाज बड़े बड़े ऑफिसर्स हुए, उनको लेके जाएं, उनको समझाएं। तो इसमें अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। काफ़ी बच्चे हमारे बाद में हमारे आदरणीय जिला अधिकारी जो नितिन भदौरिया जी रहे, उन्होंने प्रेरणा एक प्रयास नाम से कोचिंग सेंटर यहाँ चालू किया, जिससे बहुत से बच्चे वहाँ से मुक्त होकर यहाँ पे कोचिंग भी किए, तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। काफ़ी बच्चों ने अपना मुर्गी पालन है और अपना स्वरोजगार चालू किया है। कुछ बच्चे बेकरी में भी काम कर रहे हैं, बागेश्वर में कर रहे हैं, फटनिया एक वहाँ बाजार है, काफ़ी बच्चे वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो एक अच्छा रिस्पांस नशा मुक्ति केंद्र का आया है। हम वहाँ पे किसी को बांध के नहीं रखते, न किसी को मारते पीटते हैं। भाई तुम अपने को सुधारने आओ। हमारा 2 नारा है नशा मुक्ति केंद्र के लिए, बी बॉर्न अगेन, दोबारा पैदा हो जाओ। सेकंड है पॉजिटिविटी, निगेटिविटी आउट, सारी निगेटिव थॉट बाहर करके आओ, अपने को बदल दो, क्योंकि तुम नया जन्म ले चुके हो। जैसे बुद्ध कहते हैं क्षणभंगुरवाद, कि तुम्हारा रोज जन्म होता है, तो तुम नया जन्म ले लो, पिछला सब भूल जाओ और समाज के लिए कुछ करके दिखा दो। तो नशा मुक्ति केंद्र का भी अच्छा काम चल रहा है। अभी चूँकि ये पायलट प्रोजेक्ट है, इस पर हमें बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ करना है, ताकि इन बच्चों को हम और कुछ दे सकें। तो बहुत सारे ऐसे अभियान हैं जो डॉक्टर साहब जिसमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं, भावनात्मक रूप से जुड़े हैं, और कहीं ना कहीं सिर्फ जुड़े नहीं हैं बल्कि प्रैक्टिकली प्रूव करके आपने बहुत सारे काम किए हैं। कोविड के दौरान लगभग 1.5 लाख राहत पैकेट आप लोगों ने बांटे हैं रोटी बैंक के रूप में। इसके अलावा बहुत सारे काम हैं। सनातन हिंदू धर्म को लेकर भी अलग से एक हम ब्लॉग आपके साथ करेंगे, क्योंकि आप मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्मभूमि से आते हैं
और बहुत सारे हमारे कुमाऊँ के इतिहास से संबंधित विषय आपसे जानकारी को हमें मिलते हैं। तो अध्ययन की कोई उम्र नहीं होती, ये आपसे हम डॉक्टर साहब सीखते हैं। तो दोस्तों समय समय पर जो भी नशा मुक्ति को लेकर डॉक्टर साहब और इनकी पूरी टीम के प्रयास हैं, बालिका शिक्षा को लेकर हैं, इसके अलावा कैदियों के स्वावलंबन को लेकर हैं, इस प्रकार के हर प्रयास को लेकर एक अलग से ब्लॉग मैं आप लोगों के बीच लेकर आऊँगा। और उन सभी जो अभियान है उसमें जो चाहे हमारे बच्चे हैं चाहे कैदी हैं, उन सब से भी हम इंटरेक्शन करेंगे, कैसा उनका अनुभव रहा और कैसा असर लोगों का अनुभव रहा। क्योंकि नशा मुक्ति केंद्र में कई बार हिंसात्मक घटनाएं हो जाती हैं, कई बार आपस में कैदी भिड़ जाते हैं जेलों के अंदर। तो इस प्रकार की जो घटनाएं होती हैं उनको हम कैसे टैकल करते हैं, काउंसलिंग सेशन में हमारे क्या अनुभव रहते हैं। स्वाभाविक रूप से पहली बार में तो सारे बच्चे स्वीकार नहीं करते हैं, समय लगता है, किस तरह की हमारी स्ट्रेटजी होती है और भी क्या हम लोग कर सकते हैं, इन सारी बातों को लेकर हम अपने अगले ब्लॉग में डॉक्टर साहब के साथ आएंगे और इन संस्थानों का विज़िट आपको कराएंगे। आप सभी को हमारा ये ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर लिखिए, अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस प्रकार के खूबसूरत प्रयास जो हो रहे हैं उनको देश दुनिया में फैलाइए, हमारे समाज में फैलाइए। और इस संकल्प के साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या फिर नशा मुक्ति को लेकर हम प्रयास करेंगे। हमारे जो कैदी हैं उनके प्रति हमारा व्यवहार विचार सकारात्मक रहेगा। इस प्रकार के संकल्प के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब। धन्यवाद आपका भी।